हे बडीज, कैसे हो सब। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंसान ही दोबारा रीइंकार्नेट हो सकते हैं तो मिल लो इस किटी कैट से जो मरने के बाद दुनिया की एक ताकतवर मॉन्स्टर बन गई। ये स्टोरी है एक ऐसे नाइट की जो मरा तो इंसान था मगर जब दोबारा रीइंकार्नेट हुआ तो वो एक किटी कैट यानी बिल्ली बन गया, और वो भी एक बहुत प्यारी लड़की की। तो चलो एनिमे को स्टार्ट करते हैं। ये नाइट बहुत स्ट्रांग था मगर अपनी स्टुपिडिटी की वजह से कुछ गुंडों के हाथों मारा जाता है। मरने के बाद वो दोबारा रीइंकार्नेट होता है और जब आंख खोलता है तो खुद को एक अंधेरी जगह पे पाता है। उसे सिर्फ इतना याद था कि एक डीमन ने उसे ब्लेड से मारा, मगर अब सब कुछ अजीब था। उसकी बॉडी चेंज हो चुकी थी। जब वो अपने सामने देखता है तो उसे एक जायंट ब्लैक कैट दिखाई देती है। उसे तब पता चलता है कि वो दोबारा रीइंकार्नेट हो चुका है और अब एक एस रैंक बेहीमोथ मॉन्स्टर बन गया है, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पहले तो वो हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर कैसे बन गया, ये कैसा मजाक है, मगर जब वो अपनी स्किल्स को देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो कितना स्ट्रांग मॉन्स्टर था। तब उसे रियलाइज होता है कि शायद लाइफ एक और मौका दे रही है उसे कि वो अपनी किस्मत दोबारा से लिखे। तभी एक ई रैंक बम मॉन्स्टर रारू उसके सामने आता है जो उसको खाने आया था। अब इस नाइट का नाम मैं तुम्हें बताती चलूं, इसका नाम टामा था। टामा अपनी स्किल्स को चेक करता है और रारू पे अटैक करता है जिससे रारू वहीं पे मारा जाता है। अब टामा उसे खाने लगता है लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को मारने के बाद खाएगा तो उसकी सारी पावर उसके अंदर आ जाएगी। अब टामा अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके रॉक मॉन्स्टर्स और फ्लाइंग लिजर्ड्स और बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारता है और इस तरह उसकी स्किल्स और पावर लेवल अप होता जाता है। एक दिन उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है जिसमें एक रेड क्रिस्टल था, मगर जैसे ही वो उसे टच करता है एक ट्रैप में फंस जाता है। वो सीधा एक एस रैंक अर्थ ड्रैगन के पास पहुंचता है। ड्रैगन ने उस पर अटैक किया तो टामा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की मगर वो इस सब में इंजर्ड हो गया। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी मगर तभी टामा वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ दूर एक सिटी में आर्या नामी खूबसूरत स्ट्रॉन्ग एल्फ एडवेंचर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। वो एक लिब्रियंथ में पहुंचती है। गार्ड्स उसे रोकते हैं मगर वो अपना पेंडेंट दिखाती है जिसपे उसे अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाते ही वो अपनी स्वर्ड्स को निकालती है। तब उसे एक फीमेल वॉरियर याद आती है जिसने उन्हीं स्वर्ड से डीमंस को हरा दिया था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इधर टामा बेहोश होकर गिर पड़ता है लेकिन लकीली आर्या उसे देख लेती है। आर्या भी उसी लिब्रियंथ में पहुंच गई थी। उसे अपने घर ले जाती है और उसे फर्स्ट एड देती है। जब टामा आंख खोलता है तो देखता है कि वो तो किसी और जगह पे है और उसके सामने एक खूबसूरत एल्फ एडवेंचर भी मौजूद थी, यानी आर्या जो उसका ख्याल रख रही थी। आर्या को ये नहीं पता था कि टामा एक एस रैंक बेहीमोथ है। अब चंद दिन तक आर्या उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है, उससे बातें करती है। ये सब देख के टामा सोचता है कि अब से वो आर्या के साथ ही रहेगा। अब जब आर्या दोबारा लिब्रियंथ जाती है तो टामा भी चुपके से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। टामा को डर था कि आर्या किसी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन आर्या तो बहुत स्ट्रांग थी। उसके सामने गॉब्लिन्स आते हैं जो उस पर अटैक करते हैं तो आर्या बहुत आसानी से उन्हें हरा के उनके कान काट के अपने पास सेव कर लेती है। मगर अचानक एक गॉब्लिन आता है जो एक फायर स्पेल करता है। आर्या एक सेकंड को सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी क्योंकि उसके पास तो कोई भी मैजिक नहीं था। तब टामा अपनी स्किल शो किए बगैर उस गॉब्लिन पे अटैक करता है और उसे मार डालता है। ये देख के आर्या हैरान हो जाती है कि एक किटी कैट यानी बिल्ली ने किस तरह उसकी जान बचाई। वापसी पर वो टामा को प्यार से कडल करती है। अब आर्या एक गिल्ड में जाती है और वहां पर एक सी रैंक एडवेंचर कुस्मान आर्या से बदतमीजी करता है। टामा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर टामा कुस्मान के हाथ पे काटता है तो कुस्मान टामा को दूर फेंकने की कोशिश करता है मगर टामा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसके चेहरे का हशर नशर कर डालता है। ये देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वहां पे रिसेप्शनिस्ट आती है। अब आती है या आता है ये तुम लोग ही देख के बताओ। मेरे ख्याल से तो आती है। एना कुस्मान को चैलेंज करती है कि अगर वो यहाँ से ना गया तो वो उसकी नाक काट डालेगी। ये देख के कुस्मान वहां से भाग जाता है। अगली रात आर्या ड्रिंक करती है और इसके बाद वो टामा को अपने साथ बात में ले जाती है। पहले तो टामा मना करता है मगर फिर उसके पास आर्या की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बात के दौरान आर्या उसे अपने पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे डीमंस ने उसके गांव पे अटैक किया और एक एल्फ स्वर्ड सेंट ने सबको बचाया। तब से आर्या ने यह डिसाइड किया कि वो भी एक दिन उतनी ही स्ट्रांग और पावरफुल बनेगी।
टामा ये सुनता है तो खामोशी से आर्या के करीब हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह आर्या और टामा दोबारा गिल्ड जाते हैं। एना उन्हें वार्न करती है कि आज सिटी में कुछ गड़बड़ है। अचानक उस्मान वहां वापस आ जाता है। उसके फेस पे अभी भी कल वाले निशान मौजूद थे। वो एक वारंट दिखाता है कि टामा को मार दिया जाए क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था। अब वो आर्या को एक चैलेंज करता है कि वो उसके साथ एक डुएट करे। अगर वो हार गई तो वो उस्मान से शादी करेगी और अगर जीत गई तो टामा को छोड़ दिया जाएगा। अब हम सी रैंक उस्मान और डी रैंक आर्या के बीच होने वाली इस फाइट को देखते हैं। सबको लग रहा था कि आर्या हार जाएगी। उस्मान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम में से कौन इस लड़की का साथ देगा। तब वहां कोई नहीं आता सिवाय टामा के, और ये देख सभी लोग टामा और आर्या का मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि टामा असल में है कौन। अब फाइट शुरू होती है और उस्मान बहुत तेजी से आर्या पे अटैक करता है, जिससे आर्या इंजर्ड हो जाती है। दर्द के बावजूद आर्या हिम्मत नहीं हारती और उस्मान के साथ फाइट करती है, मगर उस्मान ने उसके हर अटैक को आसानी से डॉज किया, जैसे ये सब तो उसके लिए बहुत आसान हो। उसे लगता है कि वो बहुत जल्द इस फाइट को जीतेगा। इधर आर्या थक चुकी थी, मगर वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रही थी। अब उस्मान अपना आखिरी अटैक करता है, जिससे आर्या जमीन पे गिरती है। टामा ये सभी कुछ देख रहा था। वो सोचता है कि क्या वक्त आ गया कि वो अपनी असल ताकत और स्किल्स शो करे। अगर उसने ऐसा किया तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो एक बेहीमौत मॉन्स्टर है। अब उस्मान जैसे ही आर्या पे अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो टामा से रहा नहीं जाता। वो अचानक आगे आके अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां हर तरफ रोशनी फैल जाती है और उस्मान की अपनी स्वर्ड उसकी बॉडी में जा घुसती है और वो जमीन पे गिर जाता है। हर कोई चुप हो जाता है। सब हैरान थे कि एक आम सी किटी कैट इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। अब टामा आर्या की तरफ देखता है। उसे लगा था कि शायद सबको इस बारे में पता चल जाएगा, मगर तभी अनाउंस होता है कि भाई ये तो एक एलिमेंटल कैट है, कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और पता चलता है कि आर्या फाइट को जीत गई। अगली सुबह टामा खुद को आर्या के पास लेटा हुआ पाता है। टामा ने आर्या के साथ कडलिंग की, जिसपे आर्या को बहुत अच्छा लगा, मगर टामा फौरन से नीचे जंप करता है, जिस पर आर्या उसे दोबारा से पकड़ के अपने पास लटा लेती है। कुछ दिन बाद आर्या और टामा सिटी की एक फेमस आर्मरी में वॉल्किन के पास जाते हैं। वॉल्किन काफी मस्कुलर और स्ट्रांग लड़की थी, जिसे देखकर लगता था कि उसकी बॉडी आयरन से बनी है। वॉल्किन टामा को देख के हंसने लगती है और कहती है कि भाई ये तो वही फेमस किटी कैट है ना जिसने उस्मान को हराया था। आर्या स्माइल करके कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसके लिए एक आर्मर बनाओ। वॉल्किन फौरन से एक आर्मर बनाने लगती है। जब टामा उस आर्मर को पहनता है तो वो किसी एनिमे का मेन कैरेक्टर या हीरो लगता है। वॉल्किन आर्या को बताती है कि उसकी स्वर्ड को सही करना पॉसिबल नहीं। ये सुन के आर्या थोड़ा सैड हो जाती है, जिसपे वॉल्किन उससे सजेस्ट करती है कि हम एक टेम्पररी पार्टी बनाते हैं। मैं तुम्हें फाइट करते हुए देखूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारी किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब वो तीनों एक लिब्रियंथ में जाते हैं, जहां वो गॉब्लिन से फाइट करते हैं। वॉल्किन तो एक ही अटैक में सबको उड़ा डालती है, क्योंकि वो मसल मॉमी जो थी वो वाकई पावर हाउस थी। अब आर्या भी गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगती है। तभी वहां एक बहुत बड़ा ऑर्क आता है। आर्या उस पर अटैक करती है, मगर ऑर्क पे तो कुछ भी असर नहीं होता, जिसपे टामा को आगे बढ़ के उस ऑर्क के साथ फाइट करनी पड़ती है। अब वॉल्किन जब ये सब देखती है तो कहती है कि मुझे अच्छे से समझ आ गया कि आर्या तुम सही से फाइट क्यों नहीं कर पाती। तुम बहुत फास्ट फाइट करती हो, मगर तुम्हारे सभी अटैक्स रीडेबल हैं। तुम्हारे एनिमी को आसानी से पता चल जाता है। अब नेक्स्ट वो लोग एक रॉपर से फाइट करते हैं। रॉपर एक लंबा और स्लाइमी मॉन्स्टर था, जिसकी बॉडी में से लंबी लंबी रस्सियां निकलती थी। टामा तो ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि रॉपर्स के साथ आर्या को थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। वॉल्किन कहती है कि आर्या तुम्हें अपनी टेक्निक को थोड़ा चेंज करना होगा। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो रॉपर आर्या के हर अटैक को बहुत आसानी से रोकता है, जिस पर वॉल्किन आर्या को 2 नाइफ्स देती है। उन नाइफ्स के हाथ में आते ही आर्या बहुत फास्टली उन रॉपर से फाइट करने लगती है और एक ही झटके में रॉपर को काट डालती है। ये देख के टामा को भी गुस्सा आता है और वो भी एक रॉपर को मार डालता है। ये देख के वॉल्किन और आर्या दोनों हैरान हो जाते हैं। अब टामा उन मॉन्स्टर्स को खा के अपनी स्किल को और इम्प्रूव करता है। अब वो तीनों एक हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। वॉल्किन हंसते हुए कहती है कि हम सब यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल स्टोन हमें सारी मुसीबतों से बचाएगा। आर्या
आर्या वहाँ बात लेती है। तब उसे उसका पास्ट एक बार फिर याद आता है कि कैसे डीमंस ने उसके गांव को तबाह किया। टामा को भी रियलाइज होता है कि आर्या थोड़ा परेशान है, तो वो उसे तसल्ली देता है। अगले दिन लिब्रियंथ में वो तीनों एक मिनिएचर मॉन्स्टर से मिलते हैं। वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। आर्या ने उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। टामा और वॉल्कन दोनों उसका साथ देते हैं और आखिरकार वो तीनों मिलकर उस मिनिएचर मॉन्स्टर को मार डालते हैं। आखिर में जब रूफ टॉप कोलैप्स करने लगी तो टामा ने फौरन से आगे बढ़ के वॉल्कन को बचा लिया। यहाँ पे वॉल्कन भी टामा की तारीफ करती है। वो तीनों अपने साथ उस मिनिएचर का सर गिल्ड में ले जाते हैं, जिस पर एना उन्हें वेपन रिवॉर्ड देती है और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। वॉल्कन, टामा और आर्या तीनों साथ बैठे एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉल्कन पूछती है, तो फिर क्या हमें एक ऑफिशियल पार्टी बना लेनी चाहिए? आर्या थोड़ी देर को कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर टामा आर्या का हाथ वॉल्कन के हाथ में पकड़ा देता है। इसका मतलब था कि उनकी एक पार्टी बन चुकी है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टामा उन दोनों के साथ बेड पे लेटा है। कहने को तो वो एक बिल्ली है, मगर अंदर ही अंदर उसे सब रियलाइज हो रहा था कि दो लड़कियों के साथ लेट के कैसा फील होता है। लेकिन टामा एक ऑनरेबल नाइट भी था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल रखने के लिए अपने स्टैट्स देखता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो अपनी कैट फॉर्म को इवॉल्व कर सकता है, यानी एक ट्रू बेहेमॉथ मॉन्स्टर बन सकता है। मगर वो आर्या के साथ बहुत खुश था, इसलिए वो अभी के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अगले दिन आर्या और टामा देखते हैं कि सिटी सेंटर में दो गुंडे एक छोटी सी लड़की को बुली कर रहे हैं। आर्या आगे बढ़ती है और जैसे ही गुंडे आर्या और टामा को देखते हैं तो फौरन डर के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो पहचान गए थे कि टामा कौन है। आर्या उस छोटी लड़की को तसल्ली देती है। उस लड़की का नाम लाला था। वो एक ऑर्फन थी और उसके पेरेंट्स नहीं थे। आर्या उसे एक ऑर्फनेज में ले जाती है और वहां मौजूद सिस्टर आर्या को बताती है कि वो जब जब यहाँ आती है सभी लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। ये देख के टामा दिल ही दिल में सोचता है कि वो हमेशा अपनी बॉस आर्या का साथ देगा। बाद में वो सभी लोग वापस गिल्ड जाते हैं, जहां एना आर्या को कांग्रेट्स करती है कि वो एक सी रैंक एडवेंचर बन चुकी है। तब वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि वो एक इमरजेंसी क्वेस्ट पे जाने वाले थे। एना उन्हें बताती है कि रोल्ड टाउन में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और उन्हें डाउट है कि ये सभी कुछ डीमंस का किया धरा है। उस वक्त हमें एक और नाइट सेड्रिक को देखते हैं। जैसे ही वो वहां आता है सभी लोग उसकी ब्यूटी को देख के हैरान रह जाते हैं। टामा उसे फौरन पहचान लेता है कि ये वही था जिसने कभी रेगनार बैटल में डीमंस को हराया था और वो एक ग्रेट मैजिशियन भी था। उन सबको यह तसल्ली तो थी कि अब सेड्रिक भी उनके साथ है, मगर आर्या को लगता था कि शायद डीमंस के साथ वो ना लड़ पाए। मगर एना तो बस सेड्रिक को देख के ही लट्टू हो गई थी। अगली सुबह मिशन पर जाने से पहले टामा को रियलाइज होता है कि उसकी बॉस आर्या थोड़ा कंफ्यूज है, जिस पर वो उसे लिक करता है तो आर्या भी रिटर्न में उसे कडल करती है और फिर वो उसे उसके लिप्स पे भी किस करती है। अब सभी लोग अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। उनकी नई पार्टी में हार्वर्ड, डैनी, कैनी और मैरिटा भी शामिल थे। वो सभी लोग टामा को देख के बहुत हैरान थे, क्योंकि वो दिखने में एलिमेंटल कैट उनके लिए एक लेजेंड से कम नहीं थी। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पे अटैक कर दिया है। अब सेड्रिक डैनी को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने को कहता है, जिसपे डैनी एक ही अटैक में उन सभी का काम खत्म कर डालता है। आर्या उसकी स्किल को देख बहुत हैरान होती है, मगर तब उसे पता चलता है कि डैनी ने कोई भी स्किल यूज किए बगैर उन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब रात को वो सभी लोग रॉनेल टाउन पहुंचते हैं, जहां चीफ बताता है कि लोग बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। इस उनके आर्या को अपना पास्ट याद आता है, जब डीमंस ने उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिनर के बीच आर्या उनसे पूछती है कि वो सभी लोग नाइट्स क्यों बने। कुछ बताते हैं कि उन्होंने पैसे कमाने थे, कुछ बताते हैं कि वो फेमस होना चाहते थे। इस सब के बीच सेड्रिक बताता है कि जब उसकी फैमिली ने उसे डिसओन किया तो एक नाइट बन गया। इसके बाद सभी फीमेल्स बाथ लेने जाती हैं। वो सभी टामा को भी अपने साथ ले गई थी। टामा एक ऑनरेबल नाइट था, लेकिन वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। इसके बाद वो सभी लोग एक डंजन में जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। तब एक मॉन्स्टर्स की आर्मी उन पर अटैक करती है, मगर वो सभी लोग उन्हें हरा देते हैं। टामा अपनी वाटर शूटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जो उन मॉन्स्टर्स को फौरन ही मार देती है। ये देख के बाकी सभी लोग भी टामा की तारीफ करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो शख्स जो उन पे नजर रखे हुए था उसका नाम बैरल था। उसे ये भी पता चल जाता है कि टामा कोई आम कैट नहीं। ये देखकर वो एक ट्रैप में उन सभी को फंसाने के लिए एक मैजिक बॉल बनाता है और टामा को उन सभी से अलग कर लेता है। अब टामा अकेला था। बहरहाल वहां पे अपने मॉन्स्टर्स की एक आर्मी भेजता है, जिसपे टामा उन सबको मारने के लिए अपनी स्किल का यूज करता है। मगर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को इंजर्ड करता था उसकी बॉडी पार्ट वापस आ जाते थे। टामा समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम में फंस चुका है। इधर सेड्रिक और उसकी टीम
टीम भी मॉन्स्टर से लड़ रही थी। सेड्रिक अपनी स्पेशल स्वर्ड के थ्रू उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि उसने अपने डार्क मैजिक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारा। अब टामा भी अपनी स्किल्स को यूज करने का फैसला करता है। वो फायर स्पेल यूज करता है। एक वीडियो गेम की तरह बार बार वो फायर बॉल्स चला रहा था जिससे वो मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये सब देख के बैरल हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किटी कैट ये सब कर सकती है। इतने में वॉल्कन भी पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बैरल किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर देता है। तब आर्या इस बात का फायदा उठाती है और तेजी से बैरल की बॉडी में अपनी नाइफ घुसा देती है। मगर इससे पहले कि बैरल जमीन पे गिरता, वो अपनी स्वर्ड जिसपे पॉइजन लगा था उससे आर्या की बाजू काट देता है और फिर जमीन पे गिरता है। अब आर्या पॉइजन की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है। सभी लोग उसे वापस विलेज लेके आते हैं। डॉक्टर बताता है कि आर्या के पास सिर्फ 12 घंटे हैं, इसके बाद वो मर जाएगी। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई आर्या मरने वाली है। वो डॉक्टर से कोई सोल्यूशन पूछते हैं, जिसपे डॉक्टर बताता है कि इस पॉइजन का ट्रीटमेंट सिर्फ ड्रैगन आई से बनने वाले एंटीडोट से ही किया जा सकता है। अब सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो अर्थ ड्रैगन को कहाँ ढूंढेंगे। मगर तब टामा किसी को कुछ बताए बगैर अपनी स्किल्स का यूज करता है और हवा में उड़ के उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अर्थ ड्रैगन के साथ वो पहले भी फाइट कर चुका था, क्योंकि वो अपनी एल्फ मास्टर को बचाना चाहता था। अब टामा वहां पे अपना बेहीमूथ मोड ऑन करता है और खुद को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब हम उस बहुत बड़े ड्रैगन और बेहीमूथ मॉन्स्टर यानी टामा के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखते हैं। ड्रैगन टामा की गर्दन में अपने दांतों को घुसा देता है। ड्रैगन को लगा था कि शायद उसने टामा को मार गिराया, मगर टामा इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी टेल से ड्रैगन का सर ही उतार फेंकता है। ड्रैगन के मरने के बाद टामा दोबारा अपनी किटी कैट फॉर्म में वापस आ गया था। उसे पता चलता है कि वो एक लिमिट तक ही अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। इधर आर्या की हालत बहुत खराब थी। सब उसके पास बैठे रो रहे थे, लेकिन जब वो सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक जायंट ड्रैगन पड़ा है और टामा उसके ऊपर बैठा है। तब आर्या एक ड्रीम देखती है कि जब डीमंस ने उसके गांव पे अटैक किया था तो वो वहां पर फिलोसॉफिकल स्टोन को ढूंढने आए थे। तब वो ड्रैगन से डर के जमीन पे गिर गई थी। वो खुद को कंट्रोल न कर सकी और डर के मारे अपना पी पास आउट कर दिया। और तब एक एलिमेंटल कैट ने उसे बचाया था। तभी से आर्या को कैट्स बहुत ज्यादा पसंद थी। अब टामा की लाई हुई ड्रैगन आई से डॉक्टर फौरन एंटीडोट रेडी करता है और इस तरह आर्या को बचा लिया गया। इधर टामा दोबारा डंजन में जाता है। तब वो दोबारा से अपने बेहीमूथ मोड को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब वो अपनी नई ड्रैगन स्किल्स को यूज करना चाहता था। तब वो एक मॉन्स्टर बुल के साथ फाइट करता है। अब टामा अपनी स्किल से बहुत आसानी से उस जायंट बुल को जमीन पे गिरा देता है। तब उसे एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि वहां पे एक लड़की है। वो टामा को देख के उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुन के वो हैरान होता है और सोचता है कि ये है कौन। मगर वो लड़की एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि वो टामा के साथ रहना चाहती है। वो जानती थी कि टामा कौन था। टामा ये सुन के घबराने लगता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भागती है। आखिरकार टामा किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। घर आके वो आर्या के साथ सो जाता है, लेकिन सोते हुए भी वो उस अजीब लड़की के बारे में ही सोचता है। उसे लगा था जैसे उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है। वो अर्थ ड्रैगन से रिजेंबल करती थी। अगले दिन आर्या टामा और खुद को एक अच्छा सा ड्रेस पहनाती है और फिर दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं। आर्या टामा को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी खातिर ड्रैगन को हराया। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब डीमंस ने उसकी कंट्री पे अटैक किया, वो तकरीबन मरने वाली थी कि एक एलिमेंटल कैट ने उसकी जान बचाई और फिर उस कैट की बॉस वहां आ गई जिससे सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। तब आर्या ने डिसाइड किया कि वो भी उस कैट की बॉस जितनी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन आज भी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देख के टामा आर्या को प्यार करता है और फिर उसके साथ कडल करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब आर्या और टामा को बहुत सारी फाइट्स जीतने की वजह से रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आर्या वो सारे पैसे वॉल्कन के पास ले जाती है ताकि अपने और टामा के लिए नई आर्मरी खरीद सके। वो दोनों उस आर्मरी को पहन के बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए दोबारा से लिब्रियन जाते हैं। रास्ते में टामा आर्या और वॉल्कन को अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन स्किल का यूज करके सेव कर देता है, जिसपे आर्या टामा को थैंक्स कहती है। अब अंदर जाने पे उन सभी के सामने गॉब्लिन आता है तो आर्या अपनी आर्मरी को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है और एक ही अटैक में उस गॉब्लिन को खत्म कर डालती है। तभी वो लड़की दोबारा वहां आती है। आर्या को लगता है शायद वो कोई एडवेंचर है, मगर वो लड़की बार बार टामा के पास आने की कोशिश करती है। उसे देख के उन्हें लगता है कि शायद उसे एमनीजिया है। दोस्तों, एमनीजिया एक तरह की मेंटल डिजीज
है जिसमें इंसान उल्टी सीधी बातें करता है। आर्या आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आर्या उस लड़की का नाम स्टेला रखती है। ये सुन के टामा दिल ही दिल में सोचता है, कितना प्यारा नाम है। मगर स्टेला ने ये सभी कुछ टेलीपैथी के थ्रू सुन लिया था। बाद में जब वो सब बात लेने जाते हैं तो वो स्टेला को साफ करते हैं। स्टेला वार्म वाटर को देखती है तो उसे बहुत मजा आता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार वाटर एक्सपीरियंस करने वाली थी। स्टेला बार बार टामा को पकड़ने की कोशिश करती है मगर आर्या उसे टामा से दूर रहने को बोलती है। अब जब रात को सब सो रहे थे तो टामा को एक अजीब आवाज आती है। असल में स्टेला उसे बुला रही थी। टामा हैरान होता है जब स्टेला उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि मैं एक अर्थ ड्रैगन हूँ, वो ही अर्थ ड्रैगन जिसे तुमने मारा था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं री इनकारनेट होकर एक लड़की बनूंगी ताकि तुम्हारे साथ शादी कर सकूं और हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन बच्चे पैदा कर सकूं। टामा सोचता है कि शायद ये मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। तब स्टेला स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो टामा को टच करने की कोशिश करती है तो आर्या जाग जाती है और फौरन कहती है, तुम्हें टामा के साथ ये सब करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं। तब एक बार फिर से स्टेला अपने बिस्तर पे आके सोने की कोशिश करती है और सोने से पहले एक आखिरी बार टेलीपैथी के थ्रू टामा से कहती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगी हूँ। अब टामा सोचता है कि भाई ये ड्रैगन लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब क्या टामा स्टेला से शादी करेगा और क्या आर्या को टामा की रियलिटी पता चल पाएगी या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो मुझे बताएं कि आपको इस एनिमे रिकैप का ये पार्ट कैसा लगा। अगली सुबह वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टेला तो ऐसे खाती है जैसे कितने दिनों से भूखी हो। टामा उसे देख के स्माइल करता है मगर स्टेला टेलीपैथी के थ्रू पूछती है कि आर्या कौन है, क्योंकि स्टेला के लिए ये समझना मुश्किल था कि आर्या जैसी वीक लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। टामा उसे बताता है कि आर्या उसकी बॉस है। ये सुन के स्टेला हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इतनी वीक सी लड़की टामा की बॉस हो सकती है। टामा स्टेला से रिक्वेस्ट करता है कि वो आर्या को ये बात ना बताए कि वो असल में एक बिहीमोथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आर्या उससे हेट करे। ये सुन के स्टेला हंसने लगती है और मजाक मजाक में कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसका सीक्रेट किसी को पता ना चले तो फिर उसे उसकी बात भी माननी पड़ेगी। ये सुन के टामा परेशान हो जाता है तो स्टेला स्माइल करके कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन के साथ हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से मुझसे प्यार करने लगो। अब स्टेला सिटी में घूमते हुए बार बार आर्या को देखती है क्योंकि वो अभी भी हैरान थी कि आर्या जैसी छोटी सी लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। टामा समझता था कि स्टेला ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि आमतौर पे आर्या जैसी लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि वो लोग जो पावरफुल होते हैं उनकी बॉडीज बहुत बड़ी बड़ी और मॉन्स्टर टाइप होती हैं। अब आर्या कहती है कि क्यों ना हम सब एक एडवेंचर पे जाएं। ये सुनकर स्टेला तो एक्साइटमेंट से खुश हो जाती है। वो सभी वॉल्कन के पास जाते हैं ताकि अपने लिए आर्मरी और वेपन्स खरीद सकें। वॉल्कन उन्हें बहुत सारी आर्मरी दिखाता है मगर स्टेला को जो आर्मरी पसंद आती है वो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। उसके हाथों में भी कोई ग्लव्स नहीं थे जिससे उसके हाथ सेव होते। स्टेला स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे हाथ वैसे ही काफी स्ट्रांग और मॉन्स्टर टाइप है, और हैरानी की बात यह है कि मेरी एक छोटी सी टेल यानी दुम भी है। आर्या और वॉल्कन दोनों हैरान हो जाती हैं। उन्हें लगा था कि शायद वो एक आम सी लड़की है जो यूजलेस है, मगर हकीकत किसी को नहीं पता थी कि वो एक असली ड्रैगन है। फिर स्टेला एक शील्ड को उठाती है। वॉल्कन हैरान होती है ये देख के कि इतनी भारी शील्ड स्टेला ने कैसे एक हाथ से उठा ली। टामा भी बिल्कुल खामोशी के साथ उसे देखता रहता है क्योंकि उसे ये सब बहुत हैरान कर रहा था। स्टेला कहती है कि जब से टामा ने उसे हराया है उसे ऐसा फील होने लगा है कि उसे अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मोहब्बत और केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद स्टेला एक बड़ी सी स्वर्ड को भी चूज़ करती है और फिर वो सभी लोग एडवेंचर पे निकल जाते हैं। लेब्रियंथ में जाते ही उन सभी को कुछ अजीब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से चलते हैं, मगर स्टेला तो ऐसे आगे जा रही थी जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। अब कुछ गॉब्लिन सामने आते हैं जो पहले तो आराम से बैठे थे। स्टेला बगैर किसी वेपन के अपने हाथ से ही उन्हें सेकंड्स में खत्म कर देती है। अब जब एक गॉब्लिन उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है तो स्टेला अपनी स्वर्ड निकालती है और उसे काट गिराती है। टामा तो उसकी पावर को देख के खुद डर सा जाता है कि कहीं उसके साथ भी यही सब कुछ ना हो जाए, मगर आर्या हमेशा की तरह पॉजिटिव वे में कहती है कि स्टेला को सपोर्ट करो ताकि वो हम सब की हेल्प कर सके। आगे चल के आर्या
डिसाइड करती है कि वो स्टेला की बाकी मॉन्स्टर से भी फाइट कराएगी। ये सुन के स्टेला एक्साइटेड हो जाती है। अब फिर वो लिब्रियंथ के नीचे वाले पार्ट में जाते हैं जहाँ कुछ ऑक्स थे। स्टेला अपनी शील्ड को आगे करके उन सभी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब एक ही अटैक में उन सबको मार गिराती है। सभी उसकी ब्रेवरी को देख बहुत इंप्रेस होते हैं, मगर वो थोड़ा परेशान भी होते हैं क्योंकि आगे जो मॉन्स्टर आने वाला था वो बहुत खतरनाक था। वो एक भयानक रॉपर था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके लंबे लंबे रस्सियों जैसे हाथ अपने ओपोनेंट को नाकों चने चबवा दे। स्टेला उसको रोकने के बावजूद सीधा उस पर अटैक करती है। टामा देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो फौरन से अपनी पावर का यूज करके स्टेला को थोड़ा पीछे खींचता है और फिर किसी को बताए बगैर खुद ही उस मॉन्स्टर रॉपर को हरा देता है। फाइट के बाद टामा स्टेला से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना होगा, वरना इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। स्टेला कहती है कि कभी कभी उसे अपनी पुरानी फाइट्स याद आती हैं, वो टाइम जब टामा ने उसे हराया था। टामा कहता है भाई अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन स्टेला को बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे फील करती है जैसे वो अकेली नहीं। वो स्माइल करके कहती है कि जब तुम ये कहते हो ना तो लगता है कि वाकई में मैं बहुत सेफ हूँ। अब स्टेला वॉल्किन की तरफ देख के कहती है कि वो अपने वेपन्स को मजीद अच्छे से यूज करना चाहती है। ये सुन के वॉल्किन एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है शायद अब उनकी एक बहुत स्ट्रांग टीम बन सकती है। टीम का लफ्ज सुन स्टेला के दिल में ख्याल आता है कि ये तो बहुत अच्छा होगा। उसे वो सारा टाइम याद आता है जब उन लोगों से फाइट करती थी और अब वो उन्हीं की टीम बनने जा रही थी, इसलिए ये सब उसके लिए एक नया स्टार्टिंग पॉइंट था। अब आर्या और टामा अपने नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में बात करने लगते हैं। वॉल्किन उन्हें खुद को कंट्रोल करने को कहती है और कहती है कि भाई ये सब करने से पहले उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई वाकई वॉल्किन बिल्कुल सही कह रही है। वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ते हुए स्टेला उन सबसे आगे रहेगी क्योंकि वो बहुत पावरफुल जो है वो सभी मॉन्स्टर्स के अटैक्स को भी डॉज कर सकती है। लिब्रियंथ में वो अब दोबारा जाते हैं और एक बार फिर से ऑक्स उनके सामने आते हैं। स्टेला अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ के उनके अटैक्स को रोकती है और इस बात का फायदा उठा के बाकी सब उन ऑक्स पे अटैक कर देते हैं। फौरन अपनी स्किल्स को यूज करता है और सबकी स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है। वो सभी स्टेला के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जब सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो वो सब बहुत थक गए थे। फिर वो एक हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। वहां सब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं। गर्म पानी में उनकी टायर्डनेस यानी थकन थोड़ी कम होती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्टेला आर्या की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखती हैं, जैसे दोनों ही टामा के करीब होने की कोशिश में हो। आखिरकार स्टेला आर्या से कहती है भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, माना मैंने, मगर फिर भी तुम मुझसे वीक हो। टामा को किसी ऐसे के साथ होना चाहिए जो उसे सेफ रख सके। इसके जवाब में हमारी आर्या स्माइल करती है और कहती है कि पावर ही सब कुछ नहीं होता बहन। टामा को किसी ऐसे शख्स के पास होना चाहिए जो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके, ना कि हर वक्त उसे बचाने के लिए फाइट करे। ये कह के अब वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के दरमियान एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है। बाकी सबको भी ये रियलाइज हो ही गया था कि वो दोनों ही टामा को पसंद करती हैं। अब द वेरी नेक्स्ट डे वो सब एना के पास गए ताकि स्टेला को एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर किया जा सके। एना उन्हें वेलकम करती है एज यूजुअल, मगर रजिस्ट्रेशन से पहले वो उन्हें किसी से मिलवाना चाहती थी। तब एक बंदा आता है जिसका नाम रेस था। वो आर्या से मिलना चाहता था। वो कहता है कि उसे आर्या और उसकी टीम की जरूरत है ताकि वो उसके ट्रेजर को बचा सके। वॉल्किन उसे सॉरी कहती है कि वो अपनी शॉप और फैक्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकती, मगर आर्या उस बंदे का साथ देने का डिसाइड करती है। स्टेला को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है कि आखिर ये ट्रेजर है क्या। अब रेज उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहां एक बड़ी मिरर वॉल के पीछे एक बहुत बड़ा स्टैचू था, अर्थ ड्रैगन का स्टैचू। स्टेला चंद सेकंड्स उसे देखती रही। उसे लगा जैसे ये सब उसने पहले से देखा हो। वो आहिस्ता से कहती है ये मेरा है। आर्या और टामा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब हैरान थे, सब जान चुके थे कि ये एडवेंचर अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि स्टेला के पास्ट और उसकी आइडेंटिटी की जर्नी यानी खोज है। अब हम देखते हैं कि स्टेला डरने के बजाय ट्विकिंग करना शुरू कर देती है, ऐसे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साथ ही आर्या को उसका मिशन शुरू करने से पहले एना एक बी रैंक एडवेंचरर का बैज देती है। अगली सुबह टामा रीज के साथ बाहर जाता है और वक्त गुजारने के लिए वो एक कैंप लगाते हैं। रीज आर्या को एक फ्लावर देता है, लेकिन शायद वो फ्लावर उसे बस वैसे ही देता है। उसके पीछे उसकी कोई ख़ास इंटेंशन नहीं होती। आलिया रीज से पूछती है कि वो स्केलेटन को वहाँ क्यों लाया, तो वो उन्हें बताता है कि उसके मर्चेंट दोस्त ने उन्हें बताया था
कि एक बड़ी वॉर होने वाली है। ये बात सुन के टामा को वो मॉन्स्टर याद आता है जिसने पहले भी उसे ये बात बताई थी और ये सुन के वो परेशान हो जाता है। रात को जब वो सब सो रहे होते हैं तो टामा जागता है। वो जब बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर तो एक जंगल मौजूद है, जिसका मतलब था कि शायद वो सोते सोते किसी और जगह पे आ गए हैं। रीज उन्हें फौरन वहां से बाहर निकल जाने को कहता है और कहता है कि ये जगह एक लिब्रियंथ बन चुकी है। वहां से निकलने के बाद वो एक नया कैंप लगाते हैं और रीज उनसे पूछता है कि क्या वो नए लिब्रियंथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब वो सभी उस लिब्रियंथ में जाते हैं और टामा अपने मैजिक के थ्रू सबको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्टेला पर वो अपना मैजिक नहीं कर पाता। अब आर्या स्टेला को एक परमिशन नोट देती है जिसमें लिखा था कि वो टामा को हक कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो उनसे अलग नहीं होगी। स्टेला इस बात पे खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसे और क्या चाहिए था। तब कहीं से एक रेड लाइट आती है जो उन्हें ट्रेजर तक ले जाने वाली थी, लेकिन जब वो सभी उस लाइट के पीछे जाते हैं तो अचानक टामा और बाकी सब पे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। स्टेला और आर्या उन मॉन्स्टर्स को हरा देती हैं, मगर तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो गौर करते हैं तो पता चलता है कि पास की झाड़ियों में एक फेरी छुपी है। जब स्टेला पूछती है तो आर्या बताती है कि ये फेरीज हैं जो इस लिब्रियंथ में रहती हैं। वो दोनों फेरीज टामा को उठा लेती हैं ताकि उस किटी को प्यार कर सके। अब वो टामा को कडल भी करती हैं, लेकिन ये सब देख के स्टेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब तो वो खुद करना चाहती थी। फेरी एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ टामा से प्यार कर रही है। फिर वो उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स भी दिखाती है। अंदर आर्या को एक बहुत ही प्यारा सा पोशन मिलता है तो वो फेरीज को थैंक्स बोलती है, लेकिन फेरीज उन्हें बताती हैं कि इस लिब्रियंथ में और भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक स्पेशल की हासिल करना होगी जो एक ऐसे सेक्रेट ट्री पे मौजूद है जहां पर बहुत सारे वास्प यानी कीड़े मकोड़े हैं। अब वो सभी उस स्पेशल की को ढूंढने निकल पड़ते हैं और फिर उन कीड़ों मकोड़ों को हराते हुए स्पेशल की को हासिल भी कर लेते हैं। फेरी आर्या को बताती है कि ये स्पेशल की लिब्रियंथ बॉस के रूम की है और ट्रेजर वहीं पे है, लेकिन आर्या चाहती थी कि पहले वो लोग सिटी वापस जाएं और फिर वहां पे आके दोबारा से उस ट्रेजर को हासिल करें। लेकिन ये बात फेरीज को परेशान कर देती है। वो टामा और उसकी टीम से उसके बॉस को डिफीट करवाना चाहती थी, लेकिन जब आर्या इनकार करती है तो फेरीज उन सभी के साथ सिटी जाने की बात में मान जाती हैं। अब जब वो सब लोग वहां पहुंचते हैं तो फेरीज बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन आर्या उन्हें डांटती है, ये बताते हुए कि तुम लोगों को ऐसे सबके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन फेरीज बिल्कुल नहीं डरती। वो एक वेंडर के पास जाके खाना भी खाती है और उनके पैसे आर्या देती है क्योंकि उन फेरीज के पास तो कोई पैसे थे नहीं। बाद में आर्या उस पोशन को रीस को दिखाती है तो वो उन्हें बताता है कि ये ड्रॉप ऑफ ट्रुथ है जिसे जो भी पीता है वो अपना सबसे डीपेस्ट सीक्रेट उगल देता है। अब तभी दोनों फेरीज वहां आ जाती हैं और जब रीज उन्हें देखता है तो हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ परेशान हो गया है। अब वो फिर तेजी से वहां से निकल जाता है। सोने से पहले स्टेला चाहती थी कि वो टामा को कडल करे, लेकिन वो उसे मना कर देता है, मगर आर्या टामा को ऑर्डर करती है कि स्टेला को कडल करने दो। अब टामा उसकी बात मान लेता है और स्टेला खुशी खुशी उसे एक डॉल की तरह कडल करती है। तभी वॉल्कन आर्या से मिलने आती है जब उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और पीछे से उस पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से उसे हरा देती है। वो हैरान होती है कि ये कितना आसान था और जब वो मुड़ के देखती है तो वो किसी को भागते हुए देखती है। इधर टामा के साथ स्टॉकिंग के बाद वो सभी लोग वापस लिब्रियन जाते हैं और बॉस को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है। अपनी टीम को आर्या लीड करती है। अब एक मॉन्स्टर आर्या को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, मगर स्टेला उसे बचा लेती है। स्टेला अपनी ड्रैगन स्ट्रेंथ का यूज करती है और उन मॉन्स्टर से अपने साथियों को बचाती है। अब टामा अपने फायर बॉल मैजिक का यूज करता है। वो मॉन्स्टर को बांध देता है ताकि आर्या अटैक कर सके। आर्या अपनी स्पीड और ब्लेड्स का यूज करते हुए उस बॉस को हरा देती है। जब वो गिरता है तो एक ट्रेजर चेस्ट सामने आता है। उसके अंदर एक स्क्रोल था जिसमें एंशिएंट टेक्स्ट लिखा हुआ था, यानी कोई पुरानी राइटिंग। जब आर्या उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकती है। अब जब वो सभी लोग फेरीज को ढूंढने निकलते हैं तो फेरीज उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसी दौरान रीज अपनी वही घंटी बजा रहा था जो वॉल्कन ने सुनी थी।
टामा और बाकी सभी भी फेरिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो वापस सिटी आ जाते हैं। वॉल्कन उन सभी का वेट कर रही थी। वो उसे बताती है कि फेरिस के साथ क्या हुआ। अब वो सभी सिटी में घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो निकलते एक ओल्ड क्रीप वहां आता है। वो उन सभी को तंग करने लगता है, लेकिन फिर बताता है कि अर्ल ऑफ ग्लाइडस्टोन ने उन्हें अपने पैलेस में बुलाया है। आर्या और स्टेला उसे कहती हैं कि वो किसी पत्थर में जाके अपना सर मारे, लेकिन वॉल्कन उसे रोक देती है और कहती है कि वो वहां जाएंगे। अब वो सभी वॉल्कन से पूछती हैं कि उसने वहां जाने का इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट किया, तो वॉल्कन उन्हें बताती है कि अर्ल को खूबसूरत लड़कियां किडनैप करनी पसंद हैं और मुझे लगता है कि फेरिस को उसी ने किडनैप किया है, इसलिए वो उन फेरिस को ढूंढने के लिए वहां जाने का प्लान बनाती हैं। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तो वो अर्ल से मिलते हैं, जो बहुत अगली था। जैसा वॉल्कन ने बताया था वैसा ही होता है। अर्ल अनाउंस करता है कि अब से ये सभी लड़कियां उसके साथ रहेंगी। ओल्ड क्रीप उनके लिए टी लाता है और जब अर्ल उस टी को पीने पे इंसिस्ट करता है तो आर्या और उसकी दोस्तें यानी स्टेला और वॉल्कन बहुत शर्माने लगती हैं, मगर आर्या फिर भी पी लेती है। ये देखते हुए टामा सभी को अपने मैजिक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो लड़कियां अनकॉन्शियस नहीं होती। तो ये देख के अर्ल हैरान होता है कि ड्रग्स ने काम क्यों नहीं किया। स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो अर्ल को अपने हाथों में उठा लेती है और पूछती है कि फेरिस कहाँ हैं, लेकिन आर्या उसे काम डाउन करती है और वायलेंस ना करने को कहती है, मगर अर्ल एक्टिंग करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि ये लड़कियां डीमंस हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए ऑर्डर कर देता है। जब आर्या सबको काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है तो अर्ल बहुत घबरा जाता है। वो बस चाहता था कि वो सभी वहां से चली जाएं। तभी उसे पता चलता है कि टाउन पे किसी ने अटैक कर दिया है और अब उन्हें वहां से इवैक्यूएट यानी निकलने की ज़रूरत है। अर्ल कुछ भी नहीं सोचता, ना ही अपने लोगों को और ना ही अपनी गवर्नमेंट को। बस वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन आर्या अपनी टीम को ऑर्डर करती है कि वो टाउन के लोगों को बचाएंगे। अब टाउन में वो लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद करते हैं और साथ ही अटैक को भी रोकते हैं। इधर एक जगह पे एक छोटी बच्ची पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन वॉल्कन उसे बचाती है और वहां से निकाल लाती है। अब वो बच्ची आर्या और वॉल्कन को बताती है कि उन्हें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने ये अटैक करवाया, और इसीलिए वो सभी इधर उधर स्प्लिट अप होके अपना काम करने लगते हैं। अब आर्या और वॉल्कन को एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस तरफ जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये घंटी रीज बजा रहा था। रीज बताता है कि वो अर्ल से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसकी बीवी की जान ली थी और इसीलिए वो स्केलेटन्स की एक आर्मी को बुलाता है। वो बताता है कि उसने ये सभी कुछ फेरीज की पावर्स को यूज करके किया। तब टामा को रियलाइज होता है कि ये वो ही घंटी है जिसने फेरीज से ये सभी कुछ करवाया। रीज आर्या की रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और अपने मिशन को कंप्लीट करता है। वो अर्थ ड्रैगन का स्केलेटन, जो असल में स्टेला की पुरानी बॉडी थी, उसको समन कर लेता है। टामा और स्टेला ड्रैगन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। आर्या अपने होली ब्लेड का यूज करती है और ड्रैगन पे अटैक करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है, लेकिन इस सब में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए टामा स्टेला को कहता है कि उन्हें आर्या को रेस्ट देना होगा और फेरिस को खुद ही बचाना होगा ताकि आर्या अपनी सारी एनर्जी अब एक साथ यूज़ कर सके। इधर टाउन के लोग भी खुद को बचाने में मसरूफ़ होते हैं। जब वॉल्कन उसी लड़की के साथ वहाँ पे आती है, उनकी मदद करने वहाँ आई थी। इधर टामा स्टेला अपने सारे टूल्स का यूज़ करते हुए ड्रैगन पे अटैक करते हैं और अपने टेंटिकल्स की मदद से टामा फेरिस को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिससे आर्या को अटैक करने में मदद मिलती है। वो अपना होली ब्लेड हाथ में लिए अटैक करने के लिए जाती है और बाकी लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाते हैं। वो टीम वर्क करके उस डेड लिजर्ड यानी ड्रैगन को ख़त्म कर देते हैं। रीज को यकीन ही नहीं आता कि आर्या और उसके साथियों ने उसे हरा दिया, और जब आर्या उसे रुकने को बोलती है तो रीज मना कर देता है। वो अब भी अर्ल को मारना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी घंटी बजाता है तो सिर्फ एक ही स्केलेटन उसकी तरफ आता है, और जब वो उसे देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो स्केलेटन तो उसकी अपनी बीवी एलाइजा का है। उसकी बीवी उसे इस मिशन को रोकने को कहती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। इसके साथ ही सारे स्केलेटन्स गायब हो जाते हैं। अगले दिन रीज को पनिश करने की तैयारी की जाती है। सभी लोगों के सामने रीज और उसके साथियों को मारने के लिए लाया जाता है। अब रीज से इस सब की रीजन पूछी जाती है तो वो बताता है कि वो ये सभी कुछ अपनी बीवी का रिवेंज यानी बदला लेने के लिए करना चाहता था, लेकिन अचानक अर्ल सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने वाकई में एलाइजा को मारा था। अर्ल घबरा जाता है और हैरान होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन आर्या उससे उसके क्राइम्स के बारे में पूछती है तो अर्ल और ज़्यादा कन्फेस करता है कि उसने बहुत सारे बुरे काम किए।
अब आर्या सबको बताती है कि उसने अर्ल की टी में टीयर ड्रॉप्स ऑफ ट्रुथ मिलाया था, जिससे अर्ल ने अपने सारे सीक्रेट सबको बता दिए। अब पूरे टाउन के लोगों ने अर्ल और उसके साथी को पीटा और इसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह रीस को बचा लिया गया। अब हम देखते हैं कि आर्या और उसके सारे साथी फेरिस को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वो गिल्ड में पहुंचते हैं तो एना और दूसरे एडवेंचरर्स उन्हें एस रैंक ड्रैगन को खत्म करने पे कांग्रेट्स कहते हैं और उन्हें हीरोज कहा जाता है। एना अपग्रेड एडवेंचरस टैग भी देती है, जिसमें आर्या को ए रैंक मिलता है, मगर वॉल्कन कोई भी टैग लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एक एडवेंचरर नहीं बनना चाहती थी। एना फिर उन्हें पिकल फ्रूट यानी खट्टे फल देती है, जिसे स्टेला और फेरिस खाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। अब मसला ये था कि वो सभी एक छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे, तो आर्या सजेस्ट करती है कि वॉल्कन उन्हें अपने साथ ले जा सकती है, लेकिन वॉल्कन मना कर देती है क्योंकि उसकी फैक्ट्री में तो हर जगह टूल्स ही बिखरे हुए थे। तब एना सजेस्ट करती है कि आर्या अब ए रैंक एडवेंचर है और उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए अब वक्त आ गया है कि वो अपने छोटे अपार्टमेंट को छोड़ के एक बड़ा घर ले ले। ये सुन के सब एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एक साथ रह सकते थे। अब आर्या अगला घर ढूंढना शुरू करती है। अगले दिन वो एक एजेंट से मिलती है और जब वो पूछता है कि वो क्या चाहते हैं तो आर्या बताती है कि उन्हें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें एक बाथरूम हो जहां वो मज़े कर सकें और इससे भी बड़ा एक बेडरूम हो ताकि वो टामा के साथ वहां पर आराम कर सके। अब एजेंट उन्हें एक मैंशन में ले जाता है, जिसे देख के वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बाथरूम देखते हैं तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक ओपन एयर बाथ था। लेकिन फिर उन्हें वो ओपन एयर बाथ पसंद आ जाता है और आर्या उस घर को लेने पे मान जाती है। वो टामा को बताती है कि वो ऐसी ओपन एयर प्लेसेस को पसंद करती है और अब शिफ्टिंग करते हुए स्टेला टामा के साथ बहुत ज्यादा फन करती है। उसे बहुत मजा आता है। अगली सुबह वॉल्कन उन सब के लिए खाना लेके आती है और वो सब एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और टामा भी आर्या और स्टेला के साथ सो जाता है। जब वो उठता है तो अपनी स्किल्स को देखता है और ये जान के हैरान होता है कि उसका बीहीमोथ फॉर्म 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। इसका मतलब था कि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अचानक स्टेला वहां आती है जो सो नहीं पा रही थी। वो उससे पूछती है कि वो जाग के क्या कर रहा है। पहले तो टामा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब स्टेला बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो वो बताता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये सुनकर स्टेला एक्साइटेड हो जाती है और उसे उसकी असल फॉर्म में आने को बोलती है। अगली सुबह अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जब फेरीज आर्या से पूछती हैं कि क्या वो बाहर गार्डन में और प्लांट्स उगा सकती हैं, तब आर्या इस पे मान जाती है। तो वो फेरीज अपने मैजिक का यूज करते हुए वहां पे एक ट्री उगाती हैं, यानी वॉल्कन उन्हें रोकती है। वो उन्हें बताती है कि वो जो कुछ उगा रही हैं वो एक वर्ल्ड ट्री है, जिसके मैजिक से वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वॉल्कन उनसे कहती है कि अब उस वर्ल्ड ट्री को छुपाने के लिए उसके इर्द गिर्द आर्म ट्रीज भी उगाओ। फिर वहां पे एक स्प्रिंग भी बनता है। उस स्प्रिंग का पानी हीलिंग वाटर था, यानी उससे इंजरीज और वुंड्स को हील किया जा सकता था। ये सब कुछ देखते हुए आर्या और उसके साथी फेरिस को खुद का ख्याल रखने को बोलते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर्स थी और इसी वजह से किडनैपर्स उन्हें किडनैप कर सकते थे। अब वॉल्कन उस वर्ल्ड ट्री के नीचे से बहुत सारे मटेरियल्स को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वो बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और सिर्फ आर्टिफिक्स स्मिथ, जो कि इतनी कीमती नहीं है, बस उन्हें ही निकाल सकती है। उस वक्त एना वहां आती है और उन्हें एक मिशन पे जाने को कहती है। तो उन्हें बताती है कि पहले लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आएगा जो उनके लेवल का नहीं, और उसे एडवेंचर्स की ज़रूरत है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जब सभी लोग इस बात पे मान जाते हैं तो फेरिस को रियलाइज़ होता है कि वो तो किसी काम की है ही नहीं, इसलिए वो क्या करेंगी। लेकिन टामा उन्हें बताता है कि वो उनकी हिफाजत करेगा। अब वो सभी लोग डंजन में जाते हैं जहाँ फेरिस ने भी नया आर्मर पहना हुआ था। वो सब मिल के गॉब्लिन्स को मारते हैं और फेरिस ये सभी कुछ बहुत आसानी से करती हैं। टामा देखता है कि वो मिड रेंज अटैक्स बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तभी एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक ए रैंक मॉन्स्टर है। लेकिन स्टेला उन्हें बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है। इससे पहले कि वो अटैक करते, आर्या टामा से कहती है कि उन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ये फाइट अकेले करना चाहती है अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए।
टामा मान जाता है। फेरीज अपने अटैक को शुरू करती हैं। अब मॉन्स्टर भी फेरीज पे अटैक करता है, लेकिन स्टेला अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसे रोकती है और बाकी सब भी इस बात का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब वो एक टीम के तौर पे एक साथ अटैक करते हैं और आखिर में आर्या अपने होली ब्लेड्स का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देती है। अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो सभी लोग घर आते हैं तो उन्हें बाथरूम में एक हिडन बटन मिलता है और जब फेरीज उसे दबाती हैं तो उसमें से पानी और ज्यादा बबल्स पैदा करने लगता है। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अपनी पार्टी को इस तरह खुश देख के आर्या टामा को बताती है कि जिस तरह से सेंट स्वर्ड एलिजा ने उसकी हिफाजत की थी, इसी तरह वो भी उन सब की हिफाजत करना चाहती है। इधर हमें पता चलता है कि डीमंस ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। अब फ्रंट लाइन्स को बचाने के लिए सेंट स्वर्ड एलिजा आ चुकी है और एना सबको बताती है कि उन्हें एम्परर ने अपने पैलेस में इन्वाइट किया है। आर्या वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एना उसे इस पे मना लेती है। वॉल्कन भी उससे एग्री करती है। अगले दिन वो सभी लोग एम्परर से मिलने सिटी पहुंच जाते हैं। गार्ड्स उन्हें वेलकम करते हैं और उस पूरी टीम को पैलेस तक ले जाते हैं। सभी लोग उस इनविटेशन को लेके बहुत एक्साइटेड थे, सिवाय वॉल्कन के। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एम्परर गीजल और उसका मेन नाइट मिलता है, लेकिन आर्या को ये जान के हैरत होती है कि एम्परर पहले से ही वॉल्कन को जानता है। नाइट जूलियस उन्हें बताता है कि रैग्नारॉक वॉर के दौरान डीमंस के खिलाफ वॉल्कन ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था और वो एक हीरो थी, लेकिन जब उसे आर्टिफिक्स स्मिथ की पोजीशन दी गई तो वॉल्कन ने ये करने से मना कर दिया और एज अ ब्लैक स्मिथ ही काम करती रही। यानी वो लोग जो लोहे की मदद से आर्मरी और मुख्तलिफ वेपन्स बनाते हैं उन्हें ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। उसी वक्त एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक डीमन क्वीन बाहर निकलती है। जब आर्या उसे देखती है तो घबरा जाती है। अब डीमन क्वीन उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ 7 ग्रेट डीमन किंग्स में से एक, जिसका नाम नामून है, उसे दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वो डीमन अपनी डीमन आर्मी को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। टामा को वक्त याद आता है जब वो डीमन से पहले मिला था। उसे रियलाइज होता है कि ये कितना डेंजरस है। ये सब देखते हुए टामा और उसकी टीम इस काम के लिए मान जाते हैं। एम्परर उन्हें थैंक्स कहता है और वॉल्कन को आर्टिफैक्ट्स यानी वेपन्स बनाने का ऑर्डर करता है, क्योंकि ये काम सिर्फ वो ही कर सकती थी। अब वो सभी लोग अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। इसके लिए फेरीज को भी ट्रेन किया जाता है और स्टेला को भी, मगर जूलियस चाहता था कि आर्या को कोई और ट्रेन करे। उसे एक मेंशन के अंदर ले जाता है जहां पर एक मैजिशियन मौजूद थी। तभी वहां पे एक ब्लॉन्ड एल्फ आती है। आर्या उसे देख के एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सेंट स्वर्ड एलिजा थी, जिसने एक बार उसे बचाया भी था और आर्या उसे पहचान लेती है। लेकिन जब आर्या टामा को उससे मिलवाती है तो एलिजा नहीं मानती कि ये वही एलिमेंटल कैट है। अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। जब आर्या अपने होली ब्लेड्स का यूज करती है तो एलिजा अपनी स्वर्ड निकालती है, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, मगर उसकी स्वर्ड के ऑरा को देख के आर्या डरने लगती है। लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए अपनी सारी पावर का यूज करके एलिजा पे अटैक करती है। एलिजा उस अटैक को डॉज करती है, लेकिन साथ ही वो बताती है कि आर्या ने अपने टेस्ट को पास कर लिया। इसका मतलब था कि वो आर्या की ब्रेवरी को टेस्ट कर रही थी। इधर वॉल्कन वेपन्स बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थी। फेरीज को भी ट्रेन किया जा रहा था। उन फेरीज के अंदर बहुत सारा माना यानी मैजिक था। स्टेला जूलियस के साथ फाइट कर रही थी, जो उसके साथ सीरियसली बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन स्टेला ने अपनी ड्रैगन स्ट्रेंथ यूज करते हुए जूलियस को हराने की कोशिश की, मगर जूलियस ऐसा नहीं होने देता और आसानी से उसे जमीन पे गिरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी ताकत से ज्यादा अपने ब्रेन को यूज करना होगा। अब वॉल्कन आर्या के पास जाती है और एलाइजा को गले लगाती है, क्योंकि वो पुरानी दोस्तें थी। आर्या इशारा करती है कि वो कितनी करीब है। एलिजा आर्या को बताती है कि वो पहली मर्तबा तब मिले थे जब उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया था। अब एलिजा अचानक ट्वीकिंग शुरू कर देती है। डीमन क्वीन उन्हें बताती है कि वो और एलिजा दोनों ही एक मैजिशियन की वाइव्स हैं, तो हर कोई शॉक्ड हो जाता है। स्टेला अंदर आती है और अनाउंस करती है कि वो टामा के लिए भी एक वाइफ बन के रहना चाहती है। अब इस बात पे सभी लड़कियां झगड़ने लगती हैं कि कौन टामा की वाइफ बनेगा। रात को खाने पे सभी लोग एलिजा का बनाया हुआ बर्गर स्टेक खाते हैं। वो उन्हें बताती है कि सभी कुछ उसे उसके हस्बैंड ने सिखाया, क्योंकि वो जापान में रहते थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस रात जब सब सो रहे होते हैं तो टामा अकेला बाहर वॉक पे निकलता है। तब वहाँ एलिजा आ जाती है। वो उससे कहती है कि वक्त आने पे वो दूसरों को प्रोटेक्ट करे और बताती है कि वो जानती है कि टामा एक बीहीमोथ है। ये सुन के टामा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे इस बात को जान के मजीद हैरत होती है कि वो जानबूझ के खामोश रही और उसका ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया।
अगले दिन ट्रेनिंग सेशन में स्टेला के साथ फाइट करते हुए जूलियस को कुछ अजीब नजर आता है। वो माफी मांगता है क्योंकि उसके नीचे एक नेस्ट में कुछ अंडे पड़े थे। अब जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा था तो जूलियस को वो अंडे मिले थे। वो स्टेला की तारीफ करता है क्योंकि वो जानता था कि स्टेला फाइट होने के बावजूद उन अंडों की हिफाजत कर रही थी। अब ट्रेनिंग सेशन के थ्रू आर्या के अलावा बाकी सब अपनी एक्वायर्ड स्किल्स को हासिल कर लेते हैं, मगर आर्या अभी तक ऐसा नहीं कर पाती। वह एलिजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ट्रेनिंग देती रहे ताकि वो भी अपनी पावर को और बढ़ा सके, लेकिन तभी वहां पे डीमन क्वीन आती है और बताती है कि ट्रेनिंग सेशंस खत्म हो गए हैं, अब पैलेस में तुम लोगों को वापस जाना होगा। वो बताती है कि उनके 4 एनिमीज बाहर आ चुके हैं, उनमें से 2 को तो रोका जा रहा है, मगर बाकी 2 उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वो बताती है कि एक एनिमी एलिशा की कंट्री में है। एलिशा फाइट तो नहीं करती थी, मगर जब वो ये सुनती है तो वो अपनी कंट्री वापस जाने का फैसला करती है। डीमन को इन्होंने बताती है कि दूसरा एनिमी सिटी रुइन में है। ये जान के वो सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये तो उनका सिटी था, लेकिन आर्या को खुद पे पूरा भरोसा था। वो अनाउंस करती है कि वो अपना घर बचाने के लिए उन डीमंस को मार डालेगी। इसके बाद वो लिब्रियंथ में पहुंचते हैं जहां उन 4 में से एक एनिमी मौजूद था। अब उन्हें रास्ते में बहुत सारे लो लेवल मॉन्स्टर्स मिलते हैं और वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। आर्या और उसके ब्लेड्स, स्टेला एज अ शील्ड और फेरीज अपने मैजिक के थ्रू आसानी से ये सब कर लेती हैं। और जब वो और अंदर जाते हैं तो उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। अब जूलियस और उसकी टीम आर्या को कहती है कि तुम लोग जाके उन बड़े एनिमी से लड़ो, इन छोटे छोटों को तो हम संभाल लेंगे। जिस पे वो सभी आगे बढ़ते हैं और फिर एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो बहुत बड़ा और भयानक था। स्टेला को अपने आसपास कुछ अजीब फील होता है। ये देखते हुए टामा उन सबको अपने मैजिक के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। अब वहां पे वो सभी लोग वैगो से मिलते हैं जो उन्हीं में से एक एनिमी था। वो अपने दोनों साथियों साइक्लोप्स और आर्थोस को बुलाता है ताकि वो सब इकट्ठे मिलके लड़ें और उनकी टीम को हरा सकें, लेकिन फिर वो खुद वहां से वापस चला जाता है। जूलियस ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो वैगो को भी वहां रोक लेता है और उससे फाइट करने लगता है। आर्या और टामा उसको मजा चखाते हैं जबकि स्टेला और दूसरे साइक्लोप्स का सामना करते हैं, लेकिन जूलियस और वैगो की फाइट में वैगो अभी तक जूलियस पे भारी पड़ रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए वैगो जूलियस को नीचे गिराता है और फिर खुद वहां से चला जाता है। टामा जब देखता है कि उसकी बॉस आर्या को फाइट करने में बहुत मुश्किल हो रही है तो अपनी 3rd बिहीमॉथ फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर एलिजा अपने वेपन्स के साथ अपने एनिमीज मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देती है। इसके बाद एक और मॉन्स्टर उसके सामने आता है तो एलिजा उसे पहचान लेती है कि सालों पहले भी उसने उसे हराया था, मगर इस बार वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती। फिर वो खुद को एक ड्रैगन में बदल लेता है, लेकिन एलिजा के लिए ये सब बहुत आसान था। वो उस ड्रैगन का सर काट के उसका काम ही तमाम कर देती है। इधर टामा को उसकी बीहीमॉथ फॉर्म में देख के सब हैरान होते हैं, लेकिन डरने के बजाय वो उसके साथ मिलकर फाइट करते हैं और ऑर्थोस और साइक्लोप्स को भी रियलाइज हो जाता है कि वो इस बीहीमॉथ को नहीं हरा सकते, इसलिए वो टामा को हराने के लिए अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हैं। ऑर्थोस टामा पे हेल फायर फेंकता है जिसे टामा रोकने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है। ये सब देखते हुए स्टेला भी अपनी मैसिव शील्ड लेके आगे बढ़ती है। वॉल्गन उस अटैक को रोकती है क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन स्टेला को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। स्टेला अपनी पूरी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करती है और उन सबसे कहती है कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। उसे याद आता है कि किस तरह वो एक लोनली ड्रैगन थी, लेकिन फिर उसे टामा और उसकी टीम मिली। उसने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। स्टेला अटैक को अपनी शील्ड से रोकती है। ये देखते हुए आर्या भी अपने आर्मर को एक्टिवेट करती है और इस तरह वो सब मिलकर उन मॉन्स्टर्स का काम ही तमाम कर डालते हैं। इसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं। तब टामा को अचानक रियलाइज होता है कि वो अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो अपनी किटी फॉर्म में आ जाता है और आर्या से कडलिंग करने लगता है। आर्या इमोशनल होती है, स्टेला को गले लगाती है और टामा भी इंजॉय करता है। इधर वैगो को पता चलता है कि उसके 2 साथी मारे गए। पैलेस में एम्परर उन सबको कांग्रेट्स करता है, लेकिन साथ बताता है कि वैगो ने अभी हार नहीं मानी, वो दोबारा अटैक करेगा। आर्या जानती थी कि वैगो को फिलोसॉफिकल स्टोन चाहिए। एलिजा सबको बताती है कि वैगो डीमन लॉर्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए उस स्टोन का यूज करना चाहता है, लेकिन आर्या और उसकी टीम ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए वो सभी अपने उस नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब आर्या को अपना पास्ट याद आता है जब डीमन किंग ने उनकी कंट्री पे अटैक किया था और तभी एलिमेंटल कैट लियो अस्वर्ड सेंट एलिजा ने उसे बचाया था।
प्रेजेंट में आर्या ये सब सोच के बहुत ज्यादा एंशियस यानी परेशानी महसूस करती है, लेकिन टामा और बाकी सब उसे चेयरअप करते हैं, ये कहते हुए कि वो उसके साथ हैं। एना भी तसल्ली देने आती है, लेकिन सब जानते थे कि वो वहां सिर्फ कैप्टन सेड्रिक से मिलने आई है। एलिजा आर्या को तसल्ली देती है, ये कहते हुए कि तुम अब बहुत स्ट्रांग हो। अपने कंट्री टाउन में पहुंचने के बाद आर्या उन सबको एक सीक्रेट के बारे में बताती है। वो ट्री वो बहुत सारी एल्व्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर उन सभी को एल्व्स के चीफ एल्वन वेलकम करता है। वो आर्या और उसकी टीम को वहां आने पे बहुत खुश होता है। अब हम फेरिस को दोबारा देखते हैं जो जंगल की तरफ जाती हैं। वहां उन्हें एक नाइट फोन और उसकी एलिमेंटल कैट लियो मिलती है जो फेरिस से बातें करने लगती हैं। तभी आर्या और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। जब आर्या फोन को देखती है तो वो एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसा लगता था कि शायद वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। टामा एलिमेंटल कैट लियो को देखता है और लियो अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपना पेट भी दिखाता है, जिसे देख के फोन हैरान रह जाता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। टामा को रियलाइज होता है कि लियो वो ही एलिमेंटल कैट थी जिसने कभी आर्या को बचाया था और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर आर्या स्ट्रैटेजीज पे बात करने लगती है, जबकि जूलियस एल्व्स को लेके बहुत परेशान था। एल्वन बताता है कि वो सभी लोग डीमंस के साथ फाइट के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार है। आर्या को ये देख के हैरत होती है कि वहां पे अमेजॉन टीम भी फाइट के लिए आई है और उसका कैप्टन वो शख्स था जिसे आर्या बहुत अच्छे से जानती है। आर्या हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि ये उसकी खुद की मॉम लियोना है जो अब अमेजॉन टीम की कैप्टन है। आर्या पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो लियोना बताती है कि आर्या के जाने के बाद उसे ट्रेनिंग दी गई। तब उसे पता चला कि वो ओवर पावर्ड है, यानी उसके पास बहुत सारी पावर है। स्टेला और बाकी सबसे गांव वाले पूछते हैं कि क्या तुम वाकई फाइट कर सकती हो, तो वॉल्कन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो इतने स्ट्रांग है कि साइतामा भी उनसे हार जाए। लेकिन स्टेला बताती है कि हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो टामा है। अब आर्या को फिलोसॉफिकल स्टोन दिखाया जाता है। दरअसल वो एक सीक्रेट ट्री के अंदर मौजूद था जिसके बाहर एक सीक्रेट एंट्रेंस थी। बाहर अमेजॉन गार्ड्स को खड़ा करके वो सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन एलिजा को लियोना पे डाउट हो रहा था कि वो कुछ गड़बड़ करेगी। अब जब वो फिलोसॉफिकल स्टोन के करीब पहुंचते हैं तो वो सब उसकी ग्रेसफुल अपीयरेंस को देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन एल्विन एक स्टिक का यूज करते हुए दिखाता है कि इस स्टोन को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए उन सभी को उस फिलोसॉफिकल स्टोन की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें बस अपनी फाइट पे फोकस करना चाहिए। बाद में आर्या अपनी टीम को अपने घर ले जाती है। अब लियोना सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन इससे पहले कि वो खाना खाते आर्या अपनी मदर से आंखों ही आंखों में कुछ बात करने लगती है। लियोना अपनी बेटी को बताती है कि दूर हो के भी वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसे यकीन है कि आर्या एक दिन अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करेगी। टामा को भी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो सोचता है कि अब से वो लियोना को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब आर्या अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उनके साथ इस फाइट में परफॉर्म करे। वो एक दूसरे को हक करती हैं और ये देख के टामा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उस रात जब आर्या सो रही होती है तो टामा थोड़ा सा खिसक के उठने की कोशिश करता है। एलिजा को भी ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि टामा ने आर्या की हमेशा हिफाजत की। वो टामा को बताती है कि आर्या जब भी उसे लेटर भेजती थी तो उसमें हमेशा टामा के बारे में बात करती थी। ये सुन के टामा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसी दौरान यूना एल्व्स को धोखा देने का प्लान बना रही होती है। जब एलिजा उसे रोकने के लिए वहां आ जाती है, वो कहती है कि वो जानती है कि यूना एक डीमन स्पाई है। एलिजा यूना को ऐसा करने से रोकती है, मगर तभी हम एक आउल यानी उल्लू को देखते हैं जो उन दोनों पे नजर रखे हुए था। वो वहां से उड़ के वेगो के पास आता है और बताता है कि फिलोसॉफिकल स्टोन कहाँ पे मौजूद है। अगले ही सेकंड वेगो अपनी डीमंस को एक पोर्टल के थ्रू उस विलेज में भेजता है जहाँ पे फिलोसॉफिकल स्टोन मौजूद था। वो सभी लोग वहां पे ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे हर तरफ क्योस फैल जाता है, यानी लोग परेशान हो जाते हैं। एलिजा डीमन अटैक्स को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक शील्ड बनाती है। अब वो डीमंस उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो वो सब गिर जाते हैं। जूलियस भी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है और उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वो सब हर एंट्रेंस की हिफाजत के लिए स्प्लिट अप हो जाते हैं और फायर शुरू होने से पहले ही टामा अपनी टीम को आर्मर्स देता है ताकि वो फाइट में अच्छे से परफॉर्म कर सके। वॉल्कन अपने हैमर के साथ आगे बढ़ती है। स्टेला एज टैंक, फेरीज अपने फेरी मैजिक और आर्या अपनी स्पीड के साथ। टामा भी कंबाइन अटैक्स करता है। दूसरे गेट्स पे भी हर कोई फाइट कर रहा था। एना भी अपनी पोजीशन को संभाले हुए थी, लेकिन जब कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो तभी वहां सेड्रिक आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो दोनों इकट्ठे मिलकर फाइट करने लगते हैं। इधर डीमंस लियोना पे अटैक करते हैं। वेगो को रियलाइज हो जाता है कि उसकी आर्मी हार रही है। तब वो एक बहुत बड़े बीच
बीस्ट मॉन्स्टर को बुलाता है और उस पे बैठ के वहां खुद आ जाता है। उस मॉन्स्टर की आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वेगो अपने मैजिक के थ्रू एलिजा की डिफेंसिव बैरियर को तोड़ देता है। जब सोल्जर्स उसे मारने के लिए शूट करने लगते हैं तो मॉन्स्टर अपनी पावर से उनके सारे वेपन्स को भी तबाह कर देता है। अब जूलियस और उसके आदमियों को पीछे हटना पड़ता है, मगर एलिजा उस मॉन्स्टर को फेस करने के लिए तैयार थी। आर्या और टामा भी उसके साथ थे। ये देख के टामा खुद को बीहीमॉथ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अब आर्या उस पे बैठ के वेगो का पीछा करने लगती है। ये देखते हुए वेगो एक पोर्टल का यूज करते हुए खुद को टामा की आंखों से छुपा लेता है और आर्या पे अटैक करता है। वो जल्द ही फिलोसॉफिकल स्टोन को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो सेक्रेट ट्री को भी हिट करता है, लेकिन टामा फौरन उसका पीछा करता है ताकि डिफेंसिव बैरियर को सेफ रखा जा सके। लेकिन बीस्ट फोर्स का यूज करते हुए वेगो बहुत आसानी से फिलोसॉफिकल स्टोन को हासिल कर ही लेता है, मगर टामा और आर्या पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। वेगो फिलोसॉफिकल स्टोन को लेके वहां से निकल गया था। ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा सैड और अपसेट हो जाते हैं। वेगो तेजी से बाहर निकल जाता है, लेकिन आर्या किसी न किसी तरह उसके मॉन्स्टर के साथ लटक जाती है। अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए वेगो एक पोर्टल ओपन करता है, लेकिन आर्या भी उसके साथ ही थी। अब टामा जब वेगो और उस मॉन्स्टर पे अटैक करना चाहता था तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि आर्या उस मॉन्स्टर के साथ लटक रही थी। वो मॉन्स्टर पोर्टल के अंदर एंटर होने ही वाला था, लेकिन उस पोर्टल के अंदर एंटर होने से थोड़ी देर पहले आर्या वेगो को बताती है कि वो नहीं जीत पाएगा। ये कहते साथ ही वो जंप कर देती है। इस बात का फायदा उठाते हुए टामा फौरन से अटैक करता है और तभी आर्या भी अपनी स्पेशल स्किल एक्सकैलिबर का यूज करती है और उसी तरह वेगो को वो दोनों मिलके हरा देते हैं। ये देख के डीमंस जहां से आए थे वो वहां जाने लगते हैं। अब आर्या नीचे गिरने लगती है तो टामा उसे पकड़ लेता है और वो फिलोसॉफिकल स्टोन को भी वापस हासिल कर लेते हैं। वो उसे बताती है कि वो जानती थी कि वो उसे बचा लेगा। अब सभी लोग रात को अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। सारी रात पार्टी होती है। तब एलिजा सजेस्ट करती है कि आर्या और टामा को हीरोइक टाइटल्स दिए जाएं। वो उन दोनों को सेक्रेड ब्लेड और सेक्रेड बीस्ट का नाम देती है। ये देख के आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लियोना और बाकी लोग भी ये देख के बहुत खुश होते हैं और वापस अपने सिटी टाउन आने पे सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और इसके साथ ही ये मजेदार एनिमे यहीं पे खत्म होता है।